वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो सीरीज चल रहा है उसमें हिस्ट्री के टॉपिक वैदिक काल से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न उस एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे। इस टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित लगभग 125 टॉपिक, 175 टॉपिक और करंट अफेयर से संबंधित 1000 एमसीक्यू सीरीज को शामिल किया जाएगा। और यह जो करंट अफेयर का एमसीक्यू सीरीज होगा यह वीकली सीरीज शामिल होगा, जो आपको संडे को अपलोड होगा। बाकी चीज़ें आपको मंडे टू फ्राइडे ये जो सब्जेक्टिव आप देख रहे हैं सारे के वीडियो अपलोड होंगे। इसके वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज नया फॉर्मेट के तहत हम लोग शामिल करेंगे। पहले पीडीएफ और एक्सप्लेनेशन साथ में होता था, आज हम लोग नए तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे। इससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको केवल 365 रुपये देना है। यह 1 साल का वैलिडिटी के साथ अवेलेबल होगा, जिसमें लगभग 3500 प्लस आपको एमसीक्यू जरूर होगा। इससे भी अधिक हो सकता है, पर मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन के सेट के साथ ये अवेलेबल होगा। तो आप दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से आप युक्ति आइस का ऐप डाउनलोड कर लिए या एप्पल स्टोर से भी युक्ति आइस का ऐप डाउनलोड करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक सीरीज बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ, आप वहां भी इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। युक्ति है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए। इस बार कोड को स्कैन करके गूगल स्कैनर से अपना स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर बहुत सी चीज़ें शेयर की जाती है। यहाँ से एक लिंक आपको ब्लू कलर का लिंक निकलेगा, जिसे वो आप क्लिक करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या युक्ति या इस टाइप कीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर, तो आप वहाँ हमें पाइएगा, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। युक्ति इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो ध्यान रखिएगा यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा बहुत ही लो प्राइस पर। इसका बहुत से लोग लाभ ले रहे हैं। बाईलिंगुअल यह होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी टेस्ट आप यहाँ दे सकते हैं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग बनाइए, एक नए प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का तैयार रहिए। देखिए यहाँ यूपीएससी सीएससी बैच भी चलता है, यूपी पीसीएस बैच भी चलता है, टारगेट 69 बीपीएससी टारगेट बैच भी चल रहा है बहुत ही लो प्राइस में। आप इसे लाभ ले सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस भी आपको यहाँ अवेलेबल है, रेगुलर आपको एनालिसिस कराया जाता है। इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक नए प्रश्न के साथ, नए फॉर्मेट के साथ। इसमें क्या किया गया है, आराम से 30 से 35 मिनट में ये प्रश्न टॉपिक कवर किया जाए, बहुत सी बातें की जाएगी। पहले क्या होता था, एक बॉक्स में हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देते थे, जिसके वजह से आप लोग क्या होते हैं, थोड़ा सुस्त हो जाते हैं। मुझे पता है आप लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग एक्टिव मोड में काम करेंगे। चलिए, तो प्रश्न जैसे ही आप देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास कीजिएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के साथ अतिरिक्त कुछ जानकारी प्राप्त होगी उसको भी आप दे सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है? दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, 10वां मंडल, या उपयुक्त में एक से अधिक, या कोई नहीं। तो यह बीपीएससी फॉर्मेट में प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार प्रश्न बहुत इजी प्रश्न होते हैं, वन लाइनर जो टाइप के प्रश्न होते हैं, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट इसको आराम से कवर कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा 10वां मंडल जो था सबसे अंत में जोड़ा गया। तो यहाँ पर हम लोग आंसर देख लेंगे। देखिए आंसर ही केवल दिया जाएगा, इसके संदर्भ में कुछ बातें होंगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जो पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा ना ऐप पर, आपको उसके बारे में जो भी बातें यहाँ की जाएगी उस सारी जानकारियां वहां रहेंगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसके संदर्भ में कुछ बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे अंत में कौन जोड़ा गया है, याद रखिएगा। फर्स्ट जो था मंडल, और जो 10वां मंडल है जो सबसे अंत में जोड़ा गया है। पहले ये याद रखना है, सबसे फर्स्ट और 10वां जो मंडल था आपको जोड़ा गया है अंत में। इसमें कुल जो सूक्त की संख्या थी, याद रखिएगा 1028 सूक्त की संख्या थी 1028। उसके अतिरिक्त यह 10 मंडलों में विभक्त है, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद की रचना जो हुई है, रचना कालक्रम याद रखिएगा, रचना कब से हुई है, लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के जो बीच का कालखंड है, इसी के बीच आपको ऋग्वेद की रचना हुई है। तो याद रखिएगा, इससे संबंधित जानकारी आपको इतनी होनी चाहिए ताकि चीज़ों को कवर किया जा सके। और भी अतिरिक्त जानकारी है जिससे हम लोग अभी आराम से देखेंगे, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर कराई गई है।
बस क्या करना है, वेट एंड वॉच करके चीज़ों को पढ़ना है ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से कवर कर सकें। अब याद रखिएगा जो यहाँ ऋग्वेद आपको वैदिक काल और जो प्राचीन वैदिक काल है, वैदिक के काल के बाद उत्तर वैदिक काल भी आता है, तो यहाँ से इस टॉपिक में आपको प्रश्न आज देखने को मिल जाएगा कुछ प्रश्न। बाकी नेक्स्ट हम चीजों को आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन याद रखना है क्या है। क्वेश्चन आप देख चुके हैं, आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा। ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन क्या कहा जाता था। अगर दूसरे से हम सेकंड से लेकर सातवें मंडल तक हम अगर इस ऋग्वेद को हम कहें तो क्या कहा जाता था। ऑप्शन एक है प्राचीन मंडल, वंश मंडल, सोम मंडल। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक दो, सॉरी यहाँ एक तीन कर लीजिएगा, एक तीन इधर हो गया है, एक दो तीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा यह सोम मंडल न कहलाकर, सोम मंडल एक अलग हुआ करता था, प्राचीन मंडल और वंश मंडल कहलाता था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो हम एक्सप्लेनेशन आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर सही है, ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। कुछ एक्सप्लेनेशन याद रखना है, इसके संदर्भ में कुछ बातें की जा सकती है, समझी जा सकती है। क्या है, ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी आपको पहले भी दिया था। अब मंत्र उच्चारण के संदर्भ में जानकारी आपको चाहिए। मंत्र उच्चारण जो होते थे, मंत्रोच्चारण जिसको हम लोग बोलते थे, तो ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में आपको होता इनको बोला जाता था, होत्रा याद रखिएगा, होत्रा या तो होता याद रखिएगा, ये कहा जाता था जो मंत्र उच्चारण करते थे। दूसरे से लेकर सातवें मंडल तक आपको क्या बोला जाता था, आपको वंश मंडल या प्राचीन मंडल ये बोला जाता था। उसके अतिरिक्त याद रखिएगा कृषि की जानकारी कहाँ से मिली, किस मंडल में, सब प्रश्न आपको पूछा जाता है। कृषि मंडल की जानकारी फोर्थ मंडल से मिला है, ठीक ना। ऋग्वेद के 10 मंडल थे, तो जिसमें से फोर्थ में से कृषि मिला है। याद रखिएगा सातवां से आपको सोम का वर्णन या सोम को, जो सोम मंडल की बात की जाती है, वो सातवें मंडल में आपको जानकारी प्राप्त होती है। जो याद रखिएगा वरुण मंडल से भी संबंधित है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी, वरुण मंडल, ठीक ना। सॉरी, आपको सोम या वरुण, एक सेकंड, ये सोम मंडल 9वें मंडल से होगा, 9th से होगा, और 7वां मंडल आपको वरुण से होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। वरुण जो 7वां मंडल होगा, क्या से होगा, वरुण से होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, इसके अतिरिक्त क्या और भी जानकारी होनी चाहिए। गायत्री बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग अभी तक गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः जो आप लोग पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा विश्वामित्र। इसका तो सबसे पहले आप लोग नाम याद, किनके द्वारा रचना की गई थी। अब याद रखिएगा यह थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा, थर्ड मंडल जो ऋग्वेद के थर्ड मंडल। कम से कम इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो चीजें आपको कवर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। ऋग्वेद का उल्लेखित शब्दों में संदर्भ में कौन सा है, जो कुछ शब्द उल्लेखित थे कितने बार उपयोग किया गया है या कितनी बार चर्चा की गई है, इसके संदर्भ में भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम हॉल में। तो याद रखिएगा इसके हम मिलान करेंगे। सोम देवता की चर्चा 114 बार, जन की चर्चा आपको 275 के बाद, सभा 9 बार, और समिति की भी चर्चा आपको देखने को मिलती है। बहुत से शब्दों की चर्चा बार बार देखने को मिलती है। तो क्या इसमें से कौन सही है चुनना है, तो ऑप्शन देख लेते, केवल एक, एक दो, दो तीन, और आपको एक दो तीन। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको ऑप्शन ए भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि सभा का जो चर्चा है 8 बार, और समिति की चर्चा है 9 बार। सभा की कितनी बार चर्चा है, 8 बार है। तो यहाँ पर समिति है 9 बार, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। जानकारी क्या है इसके अतिरिक्त, हम लोग ऑप्शन सी सही है। इसके अतिरिक्त जानकारी जो आपको होनी चाहिए और भी क्या होनी चाहिए, जैसे पिता की कितनी बार चर्चा हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 335 दफा इसकी चर्चा हुई है, या 300 बार चर्चा हुई है, 335 बार। कुछ याद रखिएगा, सभा समिति आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जन से प्रश्न पूछे जाते हैं, सोम देवता से प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी कुछ प्रश्न है, याद रखिएगा। कृषि की चर्चा कितनी बार होती है, कृषि की चर्चा आपको 33 बार होगी, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है, गाय सबसे पवित्र पशु माना जाता था और आदरणीय माना जाता था,
तो याद रखिए इसकी चर्चा आपको लगभग 176 बार की गई है। ठीक है, अब याद रखिएगा इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट देवता हुआ करते थे इस समय, तो इंद्र की आपको 250 बार चर्चा हुई है। इसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा यमुना और गंगा को याद रखिएगा। यमुना नदी की चर्चा भी मिलती है, गंगा नदी की भी चर्चा मिलती है और सिंधु नदी की भी चर्चा मिलती है। सिंधु नदी की चर्चा सर्वाधिक बार की गई है। ध्यान रखिएगा इसके बाद शब्दों का काउंट नहीं किया गया है, केवल इन सभीयों में से सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक बार चर्चा हुई है। तो गंगा नदी ध्यान रखिएगा एक बार चर्चा हुआ है, यमुना की 3 बार चर्चा हुई है। तो ये आपको कम से कम नदियों के संदर्भ में भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे कौन सा प्रश्न आता है, चौथा आपको चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पुरंदर किस देवता को कहा जाता था वैदिक काल में? इंद्र, वरुण को कहा जाता था, इंद्र को, अग्नि को, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको आपको इंद्र होगा, क्योंकि वो इंद्र आपको क्या कहलाते थे? आपको पुरंदर या किला तोड़ने वाले इनको बोला जाता था। पुरंदर किला तोड़ने वाले इनका शब्द नामकरण किया जाता है। तो याद रखिएगा इंद्र इनका नाम रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन के तौर पर आंसर क्या है, अतिरिक्त एक्सप्लेनेशन क्या है, इसे हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। तो इंद्र के बारे में ध्यान रखिएगा और भी जानकारी, इंद्र आपको ऋग्वेद का प्रमुख देवता के तौर पर जाने जाते हैं। आपको और भी जानकारी प्राप्त होगी और भी चीजें बताई जाएगी। जैसे आपको क्या जानकारी इसके अतिरिक्त याद रखना है कि अन्य ऋग्वेदिक देवता का भी नाम आपको याद रखना है। वैदिक काल में जो आपको देवता की चर्चा आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है या अन्य वेदों में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा उषा की चर्चा आपको मिलती है, आपको क्या, प्रगति और उत्थान की। उषा जो है ना, प्रगति और उत्थान की के संदर्भ में इनको देवता देवी माना जाता था। देवी याद रखिएगा उषा, आपको उषा नाम से ही पता चलता है उषा। अरणीय याद रखिएगा, अरनी यानी अरयानी याद रखिएगा, यह आपको जंगल की देवी हुआ करती थी। जंगल की देवी के संदर्भ में जानकारी, प्राकृतिक देवी के भी तौर पर आप इसे जान सकते हैं। याद रखिएगा सोम, आपको याद रखिएगा सोम आपको वनस्पति का देवता हुआ करता था, वनस्पति का देवता, इसकी चर्चा मिली है। सोम के बाद आपको मरुत याद रखिएगा, मरुत की चर्चा क्या मिलती है, आंधी के देवता, आंधी तूफान होते हैं ना, आंधी की आंधी के देवता के संदर्भ में इनका चर्चा मिलता है। नेक्स्ट याद रखिएगा धो, याद रखिएगा धो, याद रखिएगा, ठीक ना। धो इसका चर्चा आकाश का देवता, आकाश का देवता, ठीक है। और आकाश का देवता के संदर्भ में याद रखिएगा सबसे प्राचीन संदर्भ में इसकी जानकारी मिलती है, सबसे प्राचीन देवता के रूप में भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए, कम से देवता के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो कम से कम यहाँ से इतना कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट याद रखना है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर की सूची मिलाना है। आपको प्रत्येक सीरीज में एक सूची दिया जाता है, यहाँ पर जो भी सेट है आप कौन कौन कैंडिडेट इसको कवर कर सकते हैं। यूपीएससी कैंडिडेट कवर कर सकते हैं, यूपीपीएससी कर सकते हैं, बीपीएससी कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और भी पीसीएस से जो इस फॉर्मेट पर है उसको सभी लोग इसको लाभ ले सकते हैं इसका। तो थोड़ा जानकारी रखिएगा, अच्छे तरीके से कवर करना है। अब याद रखिएगा सूची 1 और 2 मिलाना है। तो ऑप्शन 1 में देख लेते हैं क्या है, जंगल की देवी, प्रगति की देवी, वनस्पति की देवता, आकाश की देवता। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में कवर किया, अगर जानकारी आप लोग को होगा तो चीजें कवर हो सकती है। तो मैंने कल आपको एक फॉर्मेट बताया था, याद होगा कि जो सिमिलर होगा वही आपको ज्यादा चांसेज है वो कवर होगा, उसका आंसर आ सकता है। तो कल आप लोग को जो फॉर्मेट बताया उसी के अनुसार चलना है। तो पहले देखते हैं लास्ट में कोई फॉर्मेट मिल रहा है, तो एक ये मिल रहा है, इसमें हम देखेंगे कौन गलत है कौन सही है। एक फॉर्मेट ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो आप ऐसे भी छाट सकते हैं, अगर दोनों में मिल रहा है तो औसत जो होगा वही ना सही होगा, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है कौन एक सही हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा इनके बीच में आपको प्रश्न आ सकता है, तो किसी एक को पकड़ना है। कोई एक सही अगर आपको मिल जाता है तो आप सही कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा किसी को, क्या ए में 2 मिल रहा है, जंगल की देवी देखिए, जंगल की देवी आपको 2 मिल रहा है, इसका मतलब ये आपको स्लाइड सही है, अर्थात ये दोनों बी और सी का आपको ऑप्शन सही है, सही है। अब एक कोई ढूंढना है जिससे आप क्या कर सकते हैं, सारे को फॉरगेट कर सकते हैं,
पहचान सकते हैं। तो याद रखिएगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रगति का देवता किसे कहा जाता, उत्थान की देवता किसे कहा जाता था, उषा को कहा जाता था। तो प्रगति की देवता उषा। तो बी का 3 कौन है, देखिए यहाँ है। तो ये आपको सही आंसर हो गया, सी नंबर हो गया। अगर आप क्वेश्चन को छांटना सीख गए कि इस प्रकार से क्वेश्चन कवर किया जा सकता है, तो आसानी से आप कितने भी टफ क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं भी है, मान के चलिए जानकारी नहीं भी है, मैंने आप लोगों को बताया औसत के चलने पर जो सबसे आपको नजदीक हो, जो सीरीज मिलेगा उससे भी आप कवर कर सकते हैं। तो आप देखिएगा चीजें आसान हो जाएगी। तो थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश कीजिएगा। और फॉर्मेट कैसा लग रहा है, ये सब जो ट्रिक बताया जा रहा है, कुछ ट्रिक है यूपीएससी फॉलो करती है। मुझे 50,000 से अधिक एमसीक्यू बनाने का एक्सपीरियंस है विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। तो ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने सीखा है एक्सपीरियंस के तौर पर आप लोग को दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी कुछ फॉर्मेट फॉलो करती है जो अभी नहीं मैं बताऊंगा। जब आपका पीटी आपका 15 दिन रह जाएगा ना, उस समय मैं बताऊंगा, ताकि आप है ना अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो लीजिए। 15 दिन के बाद यूपीएससी का कुछ ट्रिक है, उसे उपयोग करना है आपको। स्टेट पीसीएस का कुछ ट्रिक है, उसे उपयोग करना। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ पैटर्न फॉलो होता है, मानो ह्यूमन नेचर है। आप कितना भी कोशिश कर लिए उस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। एक प्रश्न नहीं कीजिएगा, 2 प्रश्न में नहीं कीजिएगा, 3 प्रश्न में नहीं कीजिएगा, 4 प्रश्न में नहीं कीजिएगा, ऑटोमेटिक वो 5वां प्रश्न में रिपीट हो जाता है। इसी तरह अगर 100 क्वेश्चन बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन कोई टीचर कोई भी हो, यूपीएससी का पैटर्न टीचर हो या स्टेट पीसीएस का जो क्वेश्चन सेट करते हो या आम कोई कोचिंग का क्वेश्चन सेट हो रहा है, अमूमन इस प्लेटफॉर्म को पैटर्न को फॉलो करता है, जिसको मैं आपको 15 दिन पहले यूपीएससी के 15 दिन पहले कवर करूंगा कि वो आपातकालीन स्थिति में काम दे। कुछ पैटर्न है उसको हम बताएंगे। अभी ही आपको बहुत से पैटर्न ऐसे बता दूंगा जिसके आधार पर भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और ये सभी जगह होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देके कवर करना है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। वैदिक काल में प्रचलित शब्दों में से कौन सही है। देखिए कोई प्रचलित शब्द था वैदिक काल के दौरान, उसमें कौन सही है मिलाना है। तो देखिए संग्रहिता कोषाध्यक्ष है, सूत रथ सेना नायक है, या गोवी कर्तन याद रखिएगा वनपाल के रूप में इसका चर्चा था, या एक से अधिक उपयुक्त में एक से अधिक, या कोई नहीं। इसके संदर्भ में आपको उत्तर देना। ये बीपीएससी फॉर्मेट में अपनाया गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या है यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है ना, कि अगर आप एक या दो को भी जानकारी रखते तो आपका सही उत्तर होने का चांसेस है। अगर नहीं पता है तो नेगेटिव मार्किंग होता है इस प्रकार से। मैं आपको पहले भी बताया, इस प्रकार का क्वेश्चन में जब तक 100% नहीं होगा तब तक नहीं मानना, या 50-50% जब अंत में नहीं बचता तो इसको भी चांस लेना है। तो ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, गेस पर भी चल सकते हैं। कैसे? संग्रहिता कोषाध्यक्ष संग्रह कर रहा है, तो संग्रह क्या होता है, कोषाध्यक्ष ही कर सकेगा ना, या कोई संग्रह करता है जिसका नाम होगा वो संग्रहिता कहलाएगा। तो याद रखिएगा प्रमुख रत्नों के नाम थे वैदिक काल में, तो याद रखिएगा इसमें कुछ होता है। सूत कहने का मतलब है संस्कृत शब्द है सूत, रथ को जो कहा जाता था, रथ का सेना नायक होता सूत। अब ये लास्ट बच गया, तो जब 1 और 2 सही है तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपको चला जाएगा। कुछ प्रश्न है जो आपको लगे कि नहीं पहली बार हम देख रहे हैं, पर एग्जाम में वो रिपीट हो चुका है। संग्रहिता के संदर्भ में याद रखिएगा, संग्रहिता के संदर्भ में बहुत बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, स्टेट पीसीएस ने यहाँ से प्रश्न पूछा है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा है, सूत के संदर्भ में प्रश्न पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, एक जगह मैंने संग्रह कर दिया तो याद रखना है। बाकी चीजें क्या है, इसके अतिरिक्त और जानकारी आपको क्या होनी चाहिए जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा भाग दूध, याद रखिएगा यहाँ पर एक संग्रहिता कोषाध्यक्ष की चर्चा है, तो एक भाग दूध की चर्चा, भाग दूध की चर्चा, जिसको हम क्या कहते हैं, कर संग्रह कहते हैं। कर संग्रह, जो कर संग्रह करता था ना प्राचीन काल में, उसे कर संग्रह के रूप में भाग दूध कहा जाता था। एक और याद रखना है, सेनानी को क्या कहा जाता है, सेनापति। सेनानी पद क्या कहलाता था, सेनापति जो हुआ करता था उसे क्या कहते थे हम लोग, सेनानी कहते थे। बाद में सेनानी सेना के संदर्भ में यूज होने लगा। इसके बाद गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, गांव के मुखिया को, यह बहुत बार प्रश्न पूछा, याद रखिएगा मुखिया को बोला जाता था ग्रामनी, ग्रामीणी, न कि मुखिया, ध्यान रखिएगा। वैदिक काल की बात हो रही इस काल की में, और आगे जाके इसका नाम अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है।
उसके बाद याद रखिएगा और भी चीज़ें आपको जानकारी है होनी चाहिए जो आपको समय समय पर मैं आप लोग को दूंगा, वेट एंड वॉच कीजिएगा। फिलहाल आपको 10 मिनट में 30 मिनट में सारी चीज़ों को कवर करना है, तो थोड़ा सा क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से कवर करना है और सभी लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। लगातार जितना आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा उतना ही आउटपुट आप लोग का निकलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है ना, तो प्रैक्टिस ही एकमात्र जरिया है। लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आदत बना लीजिए कि डेली हमको सुबह आप एक टाइम ले सकते हैं ना, मान लीजिए आप क्या टाइम ले सकते हैं, सुबह ले सकते हैं एएम में जब आता है वीडियो 7 बजे, आप सर्टेन टाइम, हाँ कभी भी आप क्या करना है, इसलिए तो रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है। दिन में कभी भी आप 24 आवर में कभी भी इसे रिवाइज कर सकते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, अब है उत्तर वैदिक काल का समय निम्नलिखित में से कितने वर्गों में विभक्त था। समय जो था का जो समय था वो कितने वर्गों में बटा हुआ था। सॉरी, समाज यहाँ होगा, समय वही तो मैं कहूँ, देखिए समाज था यहाँ पर। कुछ चीजें इरर हो जाती है, टाइपिंग इरर हो जाता है, इसलिए क्षमा करिएगा, उसको बाद में सुधार लिया जाएगा। यहाँ समाज की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से वैदिक उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था या वर्गों में बटा था, आपको ये भी पूछ सकता, वर्णों में बटा था या वर्गों में। 5 3 4 उपयुक्त, एक से अधिक या कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4 वर्णों में विभक्त था। तो सभी लोगों को पता है क्या क्या है। तो पहला था आपको ब्राह्मण, है ना, तीसरा आपको, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या ध्यान रखना है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको क्या नहीं होना है, आपको थोड़ा सा संकुचित विचारधारा नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, बहुत सी व्याख्याएं बहुत जगह अलग अलग तरीके से की गई है, अलग अलग तरह से की गई है। बस आपको मैं दैनिक जागरण में जो चीजें बताता हूँ उस मोटो को याद रखिएगा। समाज निर्माण में समय समय पर क्या हुआ, समाज निर्माण में याद रखिएगा समय समय पर चीजें बदली हैं, उसी के अनुसार आपको बदलती रही हैं। तो उस वर्ग का वर्णिक जो समाज का वर्णिक विभेद जो किया गया था उस समय उपयुक्त यह माना गया था, इसलिए इसका वर्गीकरण आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे नेक्स्ट, वेट कीजिएगा, वेट एंड वॉच, चीजों को कवर करेंगे। चलिए, 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर याद रखना है क्या है प्रश्न, 8वें नंबर प्रश्न में हम लोग आएंगे कि 8वां नंबर प्रश्न यह कहता है कि वैदिक काल में लोहा सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुआ है। तो धारवाड़ है, खैरपुर है, मोंटगोमरी है, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको क्या जाना चाहिए, यहाँ वैदिक काल की बात की जा रही, उसी के दौरान आपको प्राप्त हुआ था। धारवाड़ कर्नाटक क्षेत्र में सर्वप्रथम लोहा की खोज के रूप में देखने को मिला था, उसके संदर्भ में जानकारी आपकी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी और भी होनी चाहिए, जैसे आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, सर्वप्रथम कब हुआ था इसका जानकारी आपको होनी चाहिए, 1000 ईसा पूर्व, ठीक ना। इसके बाद और जानकारी क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान के कंधार क्षेत्र में लोहे का प्रयोग इसी समय हुआ। तो आपको पाकिस्तान, उस समय इंडिया हुआ करता था, याद रखिएगा, वर्तमान पाकिस्तान की बात की जा रही है, पाकिस्तान की बात की जा रही है, ठीक ना। पाकिस्तान के कंधार, याद रखिएगा, कंधार क्षेत्र में लगभग आपको लोहे का प्रयोग हुआ। फिर मगध क्षेत्र में भी जब मगध का उत्कर्ष होता है आपको देखने को मिलेगा, मगध क्षेत्र में व्यापक लोहे का प्रयोग होता है, इसलिए मगध साम्राज्य बहुत विस्तृत और मजबूत रहा था बहुत वर्षों तक। उसके बाद याद रखिएगा, अंतर जी खेड़ा से है ना, अंतर जी खेड़ा से क्या है, सबसे अधिक आपको लोहा प्राप्त हुआ है, सबसे अधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। तो आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ये सब चीजों को कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करेंगे 9वें नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में पुनर्जन्म के संदर्भ सर्वप्रथम उल्लेख किस वैदिक ग्रंथों में किया गया है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में, एक से अधिक या कोई नहीं। इस प्रकार के प्रश्न में आपको जानकारी 100% होनी चाहिए, तो ही जाके इसका सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो क्या होगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न गेस नहीं हुआ करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर क्या होगा,
शतपथ ब्राह्मण जो था आपको उसमें पूर्ण जन्म का उल्लेख हुआ है। इसके संदर्भ में और भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसे पूर्ण जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख आप देख लिए कि कहाँ हुआ, शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद आपको याद रखना है जो पूर्ण जनक अजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण इसको कहा जाता था। अजुर्वेद का, यह अजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता था अजुर्वेद, याद रखिएगा अजुर्वेद का यह ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करता था। और भी बातें हैं, जैसे आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, जैसे ऋग्वेदिक काल में आपको और भी चीजों को संदर्भ में याद रखना है। क्या याद रखना है, इसके संदर्भ में याद रखना है, एक लिस्ट चार्ट आप लोग को याद रखना है ताकि चीजों को कवर किया जा सके। एक चार्ट याद रखिएगा, इधर वेद बना लीजिएगा, आपको दिया रहेगा, क्या कहते हैं, पीडीएफ में अवेलेबल रहेगा। पुरोहित याद रखना है, पुरोहित। इसके बाद नेक्स्ट याद रखना उपनिषद, याद रखना उपवेद, उपवेद याद रखना है। ब्राह्मण याद रखना है, क्योंकि सीरीज है, यह सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ब्राह्मण याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है उपनिषद कौन कौन बने थे। इस तरह का लिस्ट आपको एक बना लेना है सीरियल बाय, अर्थात वेद का पुरोहित कौन था, इस वेद का उपवेद कौन था, इस वेद का ब्राह्मण कौन था जिसे आप इसके द्वारा बोला गया था, इसका इस वेद का आपको उपनिषद अन उपनिषद क्या था। तो पहला आप लोगों को पता है ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद है। उसके बाद दूसरा क्या है आपको सामवेद है ना। तीसरा क्या है, तीसरा आपको यजुर्वेद है, यजुर्वेद है। और चौथा आपको लास्ट में इंड में क्या है, अथर्ववेद है ना, अथर्ववेदा जिसे हम लोग बोलते हैं। अब इसके संदर्भ में होतु याद रखिएगा, होतु याद रखना है। उद गाता याद रखना है, उदगाता। यजुर्वेद में आपको अधर्व याद रखना है, अधर्व इनके पुरोहित हुआ करते थे। उसके बाद आपको अथर्ववेद में ब्रह्मा आपको इसके आपको क्या थे, पुरोहित थे। अब उपवेद में याद रखिएगा ऋग्वेद का आपको आयुर्वेद मिलेगा, आयुर्वेद मिलेगा आपको उपवेद के ऊपर, ऋग्वेद का यह उपवेद हुआ करता था। सामवेद का गंधर्ववेद याद रखिएगा, गंधर्ववेद, ठीक है। आपको यजुर्वेद का याद रखिएगा धनुर्वेद हुआ करता था, उपवेद। हम इसके बाद अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद का अर्थवेद भी अथर्ववेद ही सेम आपको एक वेद मिलता है, आपको उपनिषद के तौर पर याद रखिएगा। ब्राह्मण याद रखिएगा, इसमें एतरीय या कौशिकी, एतरीय या कोशिकय, कोशिकय याद रखना है। उसके बाद जेमनी और जेमनी, जेमनी या क्या है आपको तांडे याद रखिएगा, तांडे जैसे पांडे होता है तांडे याद रखना है। उसके बाद तेतरीय याद रखना है। और ब्राह्मण ग्रंथ के संदर्भ में, ब्रह्मा के संदर्भ में याद रखिएगा अभी स्थितियां। गोपत ब्राह्मण याद रखिएगा, गोपत ब्राह्मण आपको अथर्ववेद के संदर्भ में आता है। अब उपनिषद बहुत से थे, जैसे ऐतरेय, आपको ऐतरेय थे तो ऐतरेय उपनिषद थे, इनके नाम से था। और ये सब हुआ करते थे क्या, वंश हुआ करता था, कोई एक नहीं था। अब कौशिकी के नाम से कौशिकी आपको उपनिषद भी मिला है, इन्हीं के वंश से चला है। अब सामवेद का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सी चर्चा मिलती है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है उपनिषद के तौर पर। इसके संदर्भ में याद रखिएगा छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद याद रखिएगा, उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। जेमनी याद रखिएगा, जेमनी जैसे आपको जो आपको ब्राह्मण ग्रंथ है वही होगा जेमनी। उसके बाद याद रखिएगा जैपनी उपनिषद। यजुर्वेद याद रखना है कोटो उपनिषद, कोटोपनिषद याद रखिए, कोटो उपनिषद। बृहदारण्यक याद रखिएगा, बृहदारण्यक नियक याद रखना है। और उसके बाद लास्ट याद रखना ईशो उपनिषद, ईशो उपनिषद। तो याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को बता दूंगा, चीजें आप कवर कर सकते हैं। अथर्ववेद में याद रखिएगा क्या है, मुंडोक उपनिषद, मुंडोकोपनिषद। इसके बाद प्रश्नोपनिषद याद रखिएगा, प्रश्नोपनिषद। और एक लास्ट याद रखिएगा मांडुक्य उपनिषद याद रखिएगा। तो चलिए इसके संदर्भ में आपको मैं कोशिश करूंगा सारे चार्ट आपको अवेलेबल करा दूं,
आपको जब पीडीएफ होगा तो उसमें अवेलेबल रहेगा। फिलहाल आपको इतनी जानकारी, जो स्टूडेंट केवल ऑनलाइन देखना चाहते हैं, पीडीएफ नहीं लेना चाहते, उनके लिए इतना हेल्प कर दूं मैं कि चीज़ों को आप कवर कर सकें। चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म आप उपनिषद के संदर्भ में याद कर सकते हैं, उपनिषद के संदर्भ में याद कर सकते हैं। जैसे ऐतरेय ऋग्वेद का याद रखना है, ऋग्वेद का क्या है, ए को याद रखिएगा, उपनिषद जोड़ दीजिएगा तो ऐतरेय कोपनिषद याद रखिएगा, कोशितीय याद रखें, इतना से भी आपको कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा, ऑप्शन कहीं दे दिया तो दो शब्द याद रखें, एको उपनिषद याद रखिएगा तो आपको कवर हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह सामवेद का कौन सा आपको है, सामवेद का कौन सा आपको है उपनिषद, तो याद रखिएगा छाजे, छाजे छाजे याद रखिएगा उपनिषद। तो पहला शब्द इससे ले लेना है छांदोग्य का, याद रखिएगा पहला शब्द छांदोग्य ले लेना है, जैसे जेमनी, तो छाजे याद रखना है तो आपको सामवेद का उपनिषद याद हो जाएगा। यजु याद रखना है, यजुर्वेद याद रखना है, यजुर्वेद का उपनिषद कौन हुआ करता था, तो याद रखिएगा कठो, याद रखिएगा कठो, विष याद रखिए, विहिस, वृहस याद रखिएगा, इसको ऑब्लिक कर लीजिएगा तो इससे भी आप कवर कर सकते हैं, या इसको एक और नाम याद रख सकते हैं आप, कठो इस, कठो इस, अगर जो भी नाम आपको याद आ रहा है वो आप याद कर सकते हैं, कठो इस, ठीक है ना। तो सब में उपनिषद जोड़ देना है। यह लास्ट में याद रखना है जो अथर्ववेद का है, अथर्ववेद का जो है उपनिषद, तो याद रखना है इसमें मुंड प्रमा, मुंड प्रमा याद रखना है। अगर ये तीन शब्द मिल जाता है आपको ऑप्शन में तो इसका उपनिषद आप पकड़ सकते हैं। अब देखिएगा कोई एक दूसरे से टैली नहीं करेगा, सभी अलग अलग है, तो इस तरह भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, मुंडो प्रभा याद कर लीजिएगा, कठो इस याद कर लीजिएगा, छाजे उपनिषद याद कर लीजिए, एको उपनिषद कर लीजिएगा। और जैसे भी ऋग्वेद के संदर्भ में एको, एकरीय, कोकसीय कर सकते हैं, सामवेद, छांदोग्य, जेमनी कर सकते हैं। देखिए अभी लगेगा अटपटा टाइप का, जब एक दो बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा तो रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। बहुत बड़ा टफ वर्क नहीं है, बस अभ्यास करने का जरूरत है, तो अभ्यास कीजिएगा हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जब भी प्रश्न पूछे जाएं तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें पूछा जा सकता है कोई शब्द को लेकर कोई संस्कार है, तो प्रश्न है कौन सा 16 संस्कारों में शामिल नहीं है, जो हमारा जीवन से लेकर मरण तक का जो संस्कार कहा जाता था उसमें 16 संस्कार बोला जाता है ना, उसमें कौन शामिल नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा वेदराम और निष्क्रम के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, तो ऑप्शन देख लेते, केवल एक, केवल दो, ना तो ए ना तो दो, एक से अधिक। तो देखिए इसका अगर 100% आपको पता होना चाहिए तो ही आप इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं अन्यथा नहीं दे सकते। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर सही नहीं पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह ना तो गलत है, ए ना गलत है, ना तो दो गलत है, अर्थात दोनों है ना 16 संस्कारों में नाम आते हैं। इसका आपको आंसर देख सकते हैं, डी नंबर होगा, सॉरी सी नंबर होगा। यहाँ पर आपको उल्टा लिखा गया है, ऑप्शन यहाँ गलत कर देना, इसको सही कर देना, सी नंबर आपको, अर्थात दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी चला जाएगा। कभी कभी टाइपिंग मिरर होता है, बाकी चीज़ें तो मेरे लेवल पर है तो मैं चीज़ों को देख लेता हूँ, टाइपिंग वाले कभी कभी गलत कर देते हैं। तो चलिए इसको सही देख लेते हैं क्या है, इसका संदर्भ में कुछ बातें हम लोग कर लेंगे। देखिए जीवन और मरण से लेकर, अब जब जीवन लेते हैं, जब भ्रूण में आते हैं ना, भ्रूण से जीवन प्रारंभ हो जाता है, उस समय से लेकर मरण तक, मरने वाले सैया तक जब आप चीजें यात्रा करते हैं ना, उस दौरान संस्कारों में बांटा गया, एक आपको क्रम में बांटा गया। तो ध्यान रखिएगा आप, यह 16 प्रकार के संस्कार आपके जीवन में आते हैं, जो इसका पालन करना होता है। हिंदू सनातन धर्म वाले लोग जितने भी सनातन हैं उनको पालन करना होता है। तो याद रखिएगा सनातन, सनातन है ना, हमेशा क्या है, मैं आप लोग को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में बोलता हूँ ना
हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है, पर सनातन धर्म है। और सनातन की वैज्ञानिकता इतनी बेहतर है ना, अगर इसके जो मर्मत्व को समझ लेना, तो सर्न फिजिक्स लाइब्रेरी है ना, SERN, सर्न फिजिक्स लाइब्रेरी है, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेगा। क्यों? क्योंकि इसके वैचारिक है ना, वैचारिक जो मत है, वो आपको सनातन के उन गुणों से जुड़ा हुआ है ना, जो सकारात्मक है और सर्वव्यापी है। याद रखिएगा जो मैं लाइन बोला हूँ। इसलिए इतने हल्के में संकीर्ण मानसिकता के संदर्भ में बात नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो फेसबुक और ट्विटर बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग हैं ना, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। किसी भी चीज का अध्ययन आप बेहतर तरीके से कीजिए, आपका प्रगति आपका द्वार देखेगी। तो ध्यान रखिएगा, पहला गर्भधारण से याद रखिएगा, गर्भाधारण संस्कार है 16 संस्कारों में। तो फटाफट मैं चीजों को एक बार कवर कर दूंगा। 16 गर्भाधारण याद रखिएगा। पुंसवन कहा जाता है जब पुंसवन गर्भधारण के बाद की स्थिति, जब वो जीवित हो जाता है भ्रूण, उसको पुंसवन उसके बाद कहा जाता है। उसके बाद संतानोत्पन्न, जब संतान उत्पन्न का आभास हो जाता है, या संतानों जो उत्पन्न हो जाता है, संतान उत्पन्न हो जाता है, उसी को कहते हैं सीमांतो उन्नयन। याद रखिएगा सीमांतो उन्नयन। उसके बाद नेक्स्ट है जात कर्म, जात कर्म कहा जाता है, एंड अर्थात कर्म इसका क्या होगा, जिसके आधार पर इसका जात निर्धारित होगा। तो उसके संदर्भ में भविष्यवाणी की जाती है, उसके संदर्भ में कुछ चीजें संस्कार है उसको किया जाता है। उसका नामकरण होता है, याद रखिएगा नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या नाम रखना चाहिए, उसके आपको बहुत से वैज्ञानिक आधारों पर उसकी व्याख्या होती थी नामकरण के संदर्भ में, क्योंकि उस समय के जो लोग हुआ करते थे, भविष्य की चीजों में आकलन किया करते थे। याद रखिएगा उसके बाद निष्क्रम काम आपको किया जाता था, निष्क्रमण याद रखिएगा, निष्क्रमण संस्कार हुआ करते थे। उसके बाद अन्न प्रसाधन याद रखिएगा, अन्न आपको प्रशासन याद रखना है। उसका नेक्स्ट याद रखना है क्या है, चूड़ा कर्ण, जो बाल आप लोग छोड़ते हैं, चूड़ा कर्ण याद रखना है, कर्म या कर्ण जो भी आपको कहीं शब्द मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कर्ण छेदन, आप लोग बालियां छेदते पहले, अभी तो लड़का लड़कियां ही केवल करती, नहीं पहले लड़का लड़की दोनों किया करते थे। कर्ण छेदन का कॉन्सेप्ट था, कर्ण छेदा जाता था, कुंडल ग्रहण किया जाता था, और भी संस्कार थे। उसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट है विद्या, विद्या विद्यारंभ, अर्थात विद्या प्राप्त करने से पहले की जो संस्कार हुआ करते थे, विद्यारंभ किया जाता था। उसके बाद उपनयन किया जाता था, जनेऊ धारण किया जाता था, उपनयन अपना आपको, यह पूर्ण जीवन इसको बोला जाता था। यहाँ से व्यक्ति पहली बार पुनः दूसरा बार इसका जीवन होता था, क्योंकि सभी चीज त्याग कर आपको क्या करना होता था, उसी का उपनयन होता था, जो इस चीज को फॉलो करता था। फिर वेदारंभ, वेद आरंभ करता था, वेद पढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होती थी, वेदारंभ। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा केशांत, केशांत, केशांत एक हुआ करता था उस संस्करण। उसके बाद आपको याद रखना है समावर्तन, याद रखना समावर्तन। नेक्स्ट है विवाह, लास्ट में आता है आपको अंत्येष्टि। तो सोच के देखिए, विवाह के बाद मरण के बीच कोई संस्करण नहीं है, पर विवाह से पहले बहुत से संस्करण है। तो सोच के देखिएगा, विवाह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्दृष्टि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या विवाह से पहले का जो जीवन है उस समय। और याद रखिएगा या उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में चीजें बदली थी, तो ध्यान रखिएगा उत्तर वैदिक काल में चीजें बदल गई थी, वैदिक काल में स्थितियां और भी कुछ अलग थी। तो कम से कम इन सब चीजों को ध्यान में रखना। इसके अतिरिक्त कुछ की नोट्स है, उसे याद रखना है। याद क्या रखना है, थोड़ा सा हम देख लेंगे, कवर कर लेंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है। जैसे आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन थी, ऋग्वेद में सबसे सबसे पवित्र नदी कौन थी, कौन थी, सरस्वती थी। याद रखिएगा सरस्वती नदी थी, न कि गंगा यमुना थी, ठीक ना। याद रखिएगा यह उत्तर वैदिक की नदियां बाद में हुई, गंगा आपको पवित्र नदी बनती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन थे, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन थे। तो आपको याद रखना है कृष्ण यजु, यजु वेद जो था,
का ब्राह्मण जो था वो आपको सबसे प्राचीन ब्राह्मण हुआ करता था। उसका सबसे प्राचीन उपनिषद, उपनिषद याद रखिएगा, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन थे? आपको इसमें याद रखना है छांदोग्य, छांदोग्य और एक याद रखिएगा बृहदारण्यक, दोनों आपको बृहदारण्यक तो याद रखना है। ये किसका किसका मैंने अभी आपको चर्चा कर चुका हूं। चारों आश्रम का, चारों आश्रम का जो है ना चर्चा कहाँ मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? चर्चा सर्वप्रथम, न कि चर्चा केवल, सर्वप्रथम मिलता है आपको याद रखिएगा जाबलो उपनिषद, है ना। ये सब आपको प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उसके बाद याद रखना है पूर्ण जन्म की चर्चा मैंने आपको शतपथ या बृहदारण्यक उपनिषद अभी मैंने आपको कवर भी किया है। उसके चारों वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ ये भी याद रखना है। तो आपको ऐतरेय ब्राह्मण में, आपको ऐतरेय ब्राह्मण अभी मैंने कहीं लिखा हूं ना? नहीं लिखा हूं, चलिए कोई बात नहीं। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में भी प्राप्त होता है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है क्या? नेक्स्ट याद रखना है कि कृषि से संबंधित मैंने आपको बताया भी, कृषि से संबंधित उल्लेख कहाँ मिलता है? चौथा मंडल में मिलता है। उसके बाद याद रखना है एक महत्वपूर्ण संवाद की चर्चा आप लोग को मिलती होगी जहां पर महिला पुरुष संवाद के रूप में भी जाना जाता है, गार्गी, याद रखिएगा गार्गी की चर्चा मिलती है ना, गार्गी। तो यह याग्लव्य, याद रखिएगा याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य और गार्गी संहिता इनको बोला जाता है। इसकी चर्चा आपको किस, आपको संवाद का उल्लेख किसमें मिलता है? तो याद रखना है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इसको टॉप स्टार लगा लीजिए। और प्रथम बार 3 आश्रम की चर्चा कहाँ मिली? बाल आश्रम, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम की, याद रखिएगा आश्रम की बात की जाए जो है ना आश्रम, एक बाल आश्रम होता है, उसके बाद आपको गृहस्थ, शादी के बाद जो आश्रम अपनाया जाता है गृहस्थ आश्रम, उसके बाद आपको वानप्रस्थ, याद रखिएगा वानप्रस्थ आश्रम, जो 3 आश्रमों की चर्चा की जाती है वो कहाँ पर हुआ है सर्वप्रथम उल्लेख? तो याद रखना है यह आपको छांदोग्य उपनिषद में आपको सबसे पहले चर्चा हुआ है। छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद, क्लियर? तो ये कम से कम इतना भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक पर, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा और वेट एंड वॉच बहुत सी चीजें सीखने को मिली होगी। कल हम लोग प्राचीन धर्म और दर्शन के बारे में बात करेंगे जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण ग्रंथ है, धर्म है ना, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कल और भी आप लोगों की संख्या बढ़ेगी और जो भी प्रश्न है सही से सभी लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए जितने लोग प्रयास करेंगे उसी का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जो लोग एक्सक्यूज दे के बाहर भागेंगे कि ये मेरा हो जाएगा, मैं कवर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो याद रखिएगा जो कवर कर चुका है कभी भी रिवाइज क्वेश्चन आएगा तो आप उससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर रहा है उसके पास कम से कम 3500 का स्टोर तो ऐसे ही रहेगा। उसके अतिरिक्त और भी मैं जो जानकारियाँ आप लोग को देता हूँ, तो अगर अप्रोक्स मान लिया जाए तो जितनी मैं जानकारियाँ आपको देता हूँ ना, इसका इंटू 2 कर दीजिए, या तो 3 भी कभी हो सकता है। तो आपके पास इतना एमसीक्यू का ऐसे ही क्या होगा, स्टोर होगा, स्टोरेज आपके पास होगा। तो ये ज़्यादा स्टूडेंट जो रेगुलर रिवीज करेगा, जिसके पास पीडीएफ होगा, तो क्या करेगा, पीडीएफ को एक बार बस रिवाइज करके देख लेना, हर 15 दिन पर रिवाइज कर लेना है, या वीकली भी आप बना सकते हैं। वीकली एक बार केवल क्या करना है, प्रश्नों का एमसीक्यू देख लेना, उसका एक्सप्लेनेशन क्या किया वो देख लेना। तो इससे होगा क्या, जो आपने आपको क्लास में रिवाइज कराया गया है, अतिरिक्त एमसीक्यू बताया गया, वो क्या होगा, आपको रिकॉल हो जाएगा, और जो रिकॉल कर पाएगा उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। मैं आपको 1000 बार बोलता हूँ ना, जितनी दफा कोई भी स्टूडेंट मुझे कॉल करता है, बात होती है उससे, मैं एक ही बात बोलता हूँ, आपने जो भी पढ़ा है, ठीक ना, आपका है, ठीक है, आप ऐसे हैं, ठीक ना, और किताब ऐसे लिए हुए, पोथी हाथ में लिए हुए, थोड़ा सा 2 आंख बना दूं, इसको यहाँ बना दूं, याद रखिएगा आपने जो भी मेमोरी में पढ़ा है, ठीक ना, आपके मेमोरी में जो भी आया है
वो तभी आपका रिजल्ट दिला सकता है, याद रखिएगा, जब वो आप है ना टेबल बेंच पर जब एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो याद रखिएगा, आप जब बैठे हुए हैं इसको 100% अपना उतार सकते हैं, तभी आपका रिजल्ट आउटपुट आएगा। नहीं तो ये आपके दिमाग में ऐसे ही बना रहेगा, उसका 100% एक्यूरेसी के साथ चीज़ें कवर नहीं होंगी। तो मेरी बातों को ध्यान से कवर कीजिए, अच्छे से समझिए। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे मुझे और भी चीज़ें चाहिए, वो तो एक फैक्ट है ही, पर सिलेक्शन आपका जिस दिन हो जाएगा, इस आधार को समझ जाइएगा, तो कष्ट बहुत सा, जो कष्ट बाद में होगा ना, तो वो छूट जाएगा। तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, इस बार कोड को स्कैन करिएगा गूगल स्कैनर से। अगर डेस्कटॉप मोड है आपके पास है तो live.yuktis.in से लॉगिन कर सकते हैं वेबसाइट को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं, और भी जो भी चीज़ें जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी।